समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन राघव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी एक व्यक्ति रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। अरे वो राघव कहाँ चले भैया? जी भाई जी, मैं तो वो जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। जब भी तू लकड़ियां काट कर लाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बेच ही नहीं पाता, और आज देखना फिर कोई मुसीबत तेरे साथ जरूर होगी। राघव गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। वो व्यक्ति हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद राघव पास के जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने लगा। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। शेर को देखते ही राघव घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। वो बिना पीछे देखे भागता रहा। राघव गांव पहुंचते ही हाँफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे अरे, राघव फिर भागकर आया क्या भाई? लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो। बेचारे राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। वो अभी घर पर बैठा ही था कि तभी गांव का सेठ धनीराम अंदर आ पहुंचा और राघव को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला, अबे ओ राघव, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं, तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय पूरा हो चुका है। कब देगा तू मेरा पैसा? सेठ जी, मैं जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर। अरे क्या मगर? तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है और फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है सेठ जी, तो मैं क्या करूं? सीधी बात है, सुन। अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा और तेरे सामान के साथ तुझे घर में से फेंक दूंगा। समझ में आई? इतना बोलकर सेठ गुस्से से बाहर चला गया और राघव फिर उदास बैठकर सोचने लगा। अगली सुबह राघव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे बूढ़ी अम्मा मिल गई। सुना है कल गांव के लोगों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया। तभी एक व्यक्ति वहां आया और राघव का मजाक उड़ाने लगा। शर्म करो, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। यह सुनकर वो व्यक्ति गुस्सा होता हुआ चला गया और राघव चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। राघव ने मेहनत से लकड़ियां काटी और गट्ठर बांधकर सिर पर रख लिया। वो खुद से बोला, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेचकर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। राघव बेबस होकर देखता रहा। अरे ये क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है, अब क्या करूं? निराश होकर राघव गांव लौट आता है और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया बेचारा। मुझे तो लगता है भगवान ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। राघव बेचारा चुपचाप घर चला गया। उसके घर खाने को कुछ भी नहीं था, वो भूखा ही सो जाता है। अगले दिन राघव फिर से जंगल गया और लकड़ियां काटकर गांव की सीमा तक ले आया। राघव फिर खुद से कहता है, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेचकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए, और लकड़ी बेचकर सेठ के पैसे भी दे दूंगा। तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश हो गई।
बेचारे राघव की सब लकड़ियां बारिश के कारण भीग गई। वो उदास होकर घर की ओर लौट आया। एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, जैसे ही तू लकड़ियां घर लाया, बारिश आ गई। लगता है तेरी बुरी किस्मत पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। राघव अपमान से भर उठा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन राघव फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। राघव, तू एक काम कर भाई। इस बार तू जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना, क्योंकि तू अगर गांव में रहा तो हमारे गांव में कहीं बाढ़ ना आ जाए। राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर राघव एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने जाता हूं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। सेठ जी का कर्ज भी सिर पर चढ़ा है। अरे, अब करूं तो क्या करूं? तभी एक बूढ़ा वहां आ पहुंचा और राघव को रोते देख ठहर गया। बेटा, क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा, जिसकी तकदीर फूटी हो उसकी किस्मत में आंसू ही होते हैं। मैं लकड़हारा हूं, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियां बेचने जाता हूं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। सेठ जी का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस बस, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। शायद तुम्हारी तकदीर में बड़ा आदमी बनना लिखा हो। राघव चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए बाबा जी, पहले से ही परेशान हूं और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे, जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा, वो बड़ा आदमी कहां से बनेगा? अच्छा हुआ कि गांव वाले यहां नहीं हैं, नहीं तो वो और मजाक बना देते। बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राघव अपने आप से बोलने लगा, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। जंगल में ही अपना घर बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे गांव। राघव कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। राघव चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे, ये तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूं। राघव धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सुंदर घने वृक्ष थे। कुछ वृक्ष चंदन के भी थे। उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो एक सुंदर लड़की की थी। अरे वाह, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडहर में क्या कर रही है? राघव मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो और मैं भी। तुम पत्थर की हो, पर मैं पत्थर का नहीं हूं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूं। मेरा दिल बहुत दुखता है। क्या करूं? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना। काश तुम मुझसे बात कर पाती। वह काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा। फिर पेड़ों को देखकर बोला, ये लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी, इसे काटता हूं। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। ये तो चंदन की लग रही है। देखो भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ हाँ, मैं खरीदूंगा। रुको रुको, ये लो भैया, ये लो, इसकी अच्छी कीमत। राघव ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां एक व्यक्ति आ पहुंचा। अरे राघव भैया, ये तो चमत्कार हो गया। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आया और अच्छे दामों में बेच भी दी। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। यह कहकर व्यक्ति हंसता हुआ चला गया। राघव पैसे लेकर सेठ के घर चला गया और सेठ का कर्ज देते हुए बोला, सेठ जी, आपका कर्ज चुका दिया है। सेठ चौंकते हुए बोला, हाँ, अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तेरी लकड़ियां बिक गईं और इतना धन कमा भी लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है। क्यों? राघव बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में व्यक्ति और सेठ की बातें गूंज रही थी।
क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन राघव फिर से उसी सुनसान खंडर में पहुंच गया। राघव कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के पेड़ पर पड़ी। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस पेड़ को काटा था, फिर से वही पेड़ खड़ा है। ओ रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। तभी राघव की नजर पत्थर की मूर्ति पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गई। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश कि तुम मेरी पत्नी होती। माफ करना, मुझे तो यह कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन हाँ सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। अब क्या कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो फिर से चंदन का पेड़ काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अब मुझे सच में लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। राघव अगले दिन फिर से खंडर में आ पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ फिर से उग चुका था। अरे बाबा रे, फिर से वही पेड़। अरे बाप रे बाप, ये तो जरूर कोई जादू लग रहा है। मुझे लगता है ये हवेली जादू ही हवेली है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमय हो, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव हर रोज खंडर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग राघव का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसका सम्मान करने लगे। एक दिन राघव मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, तुम मेरी साथी बन गई हो। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता है। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। राघव ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज राघव के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी राघव। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर राघव थोड़ा घबराकर इधर उधर देखने लगा। तुम चौंको मत राघव, यह सच है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अच्छा, इसका मतलब तुम इंसान हो और तुम्हें कोई श्राप लगा है। राघव, मैं भी एक इंसान थी, पर एक जादूगरनी की वजह से मैं मूर्ति बन गई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तुम मुझे बताओ, इस श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें मुक्त करवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो पहाड़ों पर रहने वाली उस जादूगरनी के पास से उस नीली चिड़िया को ले आए। इस श्राप का उस नीली चिड़िया से क्या लेना देना है? बहुत समय पहले मेरी वजह से वो नीली चिड़िया उस जादूगरनी के चंगुल में फंस गई थी, और आने वाली इस अमावस की रात को वो जादूगरनी उस नीली चिड़िया की बलि देगी। अगर वो चिड़िया मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरी जान उस नीली चिड़िया में कैद है। उस चिड़िया की बलि से उस जादूगरनी की शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम पत्थर कैसे बनी? वो जब उस दिन मेरी वजह से उस चिड़िया को जादूगरनी ने पकड़ लिया था। यह सब होता देख एक बूढ़े ने मुझे बद्दुआ दी थी कि जब तक यह चिड़िया आजाद नहीं होगी तुम पत्थर की रहोगी। उसकी बद्दुआ से ईश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओ। पर राघव, वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। तुम्हें छुपकर उस चिड़िया को यहाँ लाना होगा। ठीक है, मैं उस चिड़िया को यहाँ जरूर लाऊंगा। फिर राघव वहां से चला जाता है। पहाड़ पर एक बहुत ही शरीर जादूगरनी रहती था। राघव पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। कुछ देर तक चलने पर राघव उस गुफा के पास पहुंच जाता है। पहले मुझे देखना होगा कहीं जादूगरनी तो नहीं है। राघव चुपके से गुफा के अंदर देखता है। वो देखता है जादूगरनी वहां नहीं है। वो ये देखकर अंदर जाता है। उसको नीली चिड़िया दिख जाती है जो एक पिंजरे में कैद थी। वह चुपके से चिड़िया के पास जाता है और पिंजरे सहित चिड़िया को बाहर ले आता है।
फिर राघव उस पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच जाता है। देखो, मैं इस नीली चिड़िया को ले आया हूँ। राघव, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अब इस चिड़िया को इस पिंजरे से आजाद कर दो। राघव पिंजरा खेलकर नीली चिड़िया को आजाद के देता है। तभी वो मूर्ति एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। वाह, तुम तो ठीक हो गई हो, एकदम स्वर्ग से उतरी अप्सरा। मेरा मन मोह लिया तुमने। आज से तुम मेरी मोहिनी हो। मोहिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल मेरे राघव, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी एक गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। पर मैं बहुत गरीब हूं मोहिनी, और मेरी किस्मत भी बहुत खराब है। तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। तभी वो नीली चिड़िया बोल पड़ती है। तुमने मुझे उस जादूगरनी की कैद से छुड़ाया। मैं बोलने वाली चिड़िया हूँ, और मैं जिस पेड़ पर बैठ जाऊं वो पेड़ चंदन का हो जाता है। ये सब सुनकर राघव और मोहिनी चकित रह जाते हैं। वाह, तुम तो बोलने वाली चिड़िया हो। ठीक है, हम तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। उसके बाद ईमानदार राघव का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और वो अपनी पत्नी और अपनी उस नीली चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। प्यारे दोस्तों, हमारा टाइम कितना भी बुरा हो, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना काम हमेशा मेहनत से करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रामपुर गांव का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली की एक तस्वीर उभरती थी। गांव के चारों ओर फैले बगीचे इसकी शान थे। मई का महीना था जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हवा में एक उमस खुली थी जो बारिश की आहट दे रही थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग अमर गंगा कहते थे, वो अब सूखने की कगार पर थी, लेकिन बगीचे अभी भी लहलहा रहे थे। राघव इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। राघव के लिए उसका बगीचा सिर्फ खेती का साधन नहीं था, बल्कि उसका मंदिर था, उसकी पूजा थी। सुबह होते ही वह अपने 14 साल के बेटे राजू को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। राजू को आमों से उतना ही प्यार था जितना राघव को। वह पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। अरे राजू, जल्दी मत कर, आम को पकने दे और मौसम को भी तो देख ले। राघव को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश। लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना सोचते सचते वाह घर आ गया। उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगता। बादल दिखे हैं काले काले, जैसे कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हो। अरे तुम भी ना हर साल यही कहते हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन राघव का मन नहीं माना। वह जानता था कि आम का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। रामपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे, लेकिन यहाँ की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की पंचायत का मुखिया रामलाल था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान रामलाल का मानना था कि गांव की खुशहाली आम के बगीचों में बसती है। वह अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कहता, देखो, यह आम हमारे गांव का गहना है। इन्हें संभालो तो जिंदगी संभल जाएगी। गांव में एक बूढ़ी दादी भी थी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानियां गांव के हर बच्चे को रटी थीं। अम्मा अक्सर कहती थी, जब मैं छोटी थी तब भी एक बार ऐसा तूफान आया था। सारे बगीचे उजड़ गए थे, लेकिन गांव में किसी ने हार नहीं मानी। बहुत मेहनत की और अगले साल बगीचे फिर लहलहा उठे। राजू को अम्मा की कहानियां बहुत पसंद थी। वह अक्सर उनके पास बैठता और पूछता, अम्मा
ये तूफान इतना बुरा क्यों होता है? बेटा, तूफान बुरा नहीं होता। वह तो प्रकृति का तरीका है हमें सिखाने का। जो टूट जाता है उसे फिर से बनाना पड़ता है, और जो बनता है वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। एक दिन दोपहर में राघव अपने बगीचे में था जब आसमान में बादल गिरने लगे। हवा तेज हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। राघव ने राजू को आवाज दी। चल राजू, घर चल, लगता है बारिश आने वाली है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि रात को भयंकर तूफान आने वाला है। रामलाल ने पंचायत भवन में सबको बुलाया और कहा, सब लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, सामान अंदर रखो, और हाँ, बगीचों की चिंता मत करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। राघव का मन बेचैन था। उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, क्यों ना मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं, शायद कुछ बच जाए। राघव जान से बढ़कर कुछ नहीं रहने दे। लेकिन राघव नहीं माना। वह रात होने से पहले बगीचे गया। और जितना हो सका पेड़ों को सहारा देने की कोशिश की। उसने कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहे। लेकिन वह जानता था कि यह सब तूफान के सामने नाकाम कोशिश है। वापस घर लौटते वक्त उसने अम्मा को देखा जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। अम्मा ने उसे देखकर कहा, राघव बेटे, चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। राघव ने सिर्फ सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया। लेकिन अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। रात 10 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया। पेड़ झुक रहे थे, टहनियां टूट रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। राघव अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। राजू डर के मारे जानकी के बगल में सो गया। जानकी बुदबुदा रही थी, हे भगवान, सब ठीक कर देना। राघव का दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा, मेरे आम। वह जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना ये सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। रात भर तूफान का कहर चलता रहा। कभी हवा की आवाज, कभी पेड़ों के गिरने की आवाज और कभी बारिश की रफ्तार। सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहा था। गांव के बाकी लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। रामलाल अपने घर की छत पर चढ़कर यह देखने की कोशिश कर रहा था कि गांव का हाल क्या है, लेकिन बारिश ने उसे भी नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। अम्मा अपने झोपड़े में बैठी थी और उनकी आंखें बंद थी, जैसे वह तूफान से नहीं बल्कि अपने पुराने दिनों से बात कर रही थी। बाबा, क्या हमारा बगीचा बच जाएगा? बेटा, कोशिश तो पूरी की, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो राजू को चाहिए था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। राघव सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। रास्ते में गिरी हुई टहनियां, उखड़े हुए पेड़ और बिखरे हुए आम देखकर उसका दिल और भारी हो गया। जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आई। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियां टूट चुकी थी और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े थे। जो पेड़ बचे थे उन पर भी अब गिनती के ही फल लटक रहे थे। राघव वहीं बैठ गया। जानकी और राजू भी पीछे आए। राजू ने अपने पिता को उदास देखकर कहा, बाबा रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन राघव का मन टूट चुका था। उसने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। बगीचा गया तो सब कुछ गया। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। हर तरफ निराशा का आलम था। रामलाल ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, देखो, ये मुसीबत हम सब की है, अकेले कोई नहीं लड़ेगा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा।
लेकिन उसकी बातें सुनने के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़की उतरी जिसका नाम था माया। माया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद गांवों में मदद करने का काम करती थी। उसके साथ 2 और लोग थे जो शहर से आए थे। माया ने रामलाल से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। फिर वह रमेश के पास पहुंची। रमेश उस वक्त अपने बगीचे में बैठा था, उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। माया ने उससे कहा, राघव जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन बिखरे हुए आमों से कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है मैडम जी? ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है। इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है, और जो पेड़ बचे हैं उन पर अभी भी कुछ फल हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। की बात में दम था। राघव को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने जानकी से बात की और फिर गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। माया ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया ताकि उनके बनाए सामान को बाजार में बेचा जा सके। अगले दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। महिलाएं सुबह सुबह बगीचों में जाकर कच्चे आम बिनने लगी। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। कोई आम बिनता, कोई मसाले तैयार करता। राघव ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। जानकी और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगी। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई। मसालों की कमी हो गई तो माया ने शहर से मंगवाए। डिब्बों की जरूरत पड़ी तो रामलाल ने पास के कस्बे से इंतजाम किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। माया ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में माया के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। राघव को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आई। उसने माया से कहा, मैडम जी, आपने तो मेरा घर बचा लिया। आप देवी का स्वरूप बनकर आई हो हमारे गांव में। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। रामलाल ने सुझाव दिया कि गांव में एक छोटा सा गोदाम बनाया जाए ताकि सामान को स्टोर किया जा सके। माया ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। राघव का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। राजू अब स्कूल जाने के बाद सीधे अचार बनाने में मदद करने लगता। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूंगा। तूफान आएगा तो हम डरेंगे नहीं। माया ने गांव में कुछ और समय बिताया। उसने गांव वालों को तूफान से बचने के नए तरीके सिखाए, जैसे पेड़ों को मजबूत करने के लिए खंभों का इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए छोटे तालाब बनाना। उसकी विदाई के दिन गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ। राघव ने उसे एक डिब्बा अचार देते हुए कहा, मैडम जी, ये आपके लिए जब भी खाओगी तो रामपुर गांव को याद करना। राघव अब अपने बगीचे में खड़ा होकर मुस्कुराता था। वह राजू से कहता है, बेटा, हमारी जिंदगी भी आम के पेड़ जैसी है। कभी टहनियां टूटती हैं, कभी फल बिखर जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करो तो हर मौसम में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल टूनपुर को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी कहानियों के लिए।